तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको देने जा रहा हूँ। बाला साहेब ठाकरे का अगर आप डेट ऑफ बर्थ गूगल में चेक करोगे तो आएगा 23 जनवरी 1926। विकिपीडिया है या कहीं पे भी, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में आप देखोगे तो आएगा 23 जनवरी 1927। अभी 26 है या 27 है उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐप में और यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस बने हैं वो ज़्यादातर 1927 को लेके बने। तो मैंने दोनों कुंडली चेक की। अच्छा, दोनों में टाइम ऑफ बर्थ सेम है, रात का 10:30 बजे, प्लेस ऑफ बर्थ पुणे। तो मैंने दोनों चेक किया, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो लाइफ जो था, उस हिसाब से 1927 वाला में थोड़ा ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। इसके लिए मैंने बोला है 90% यही लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने 1927 के हिसाब से बनाया है, क्योंकि कभी भी मैं कोई भी बर्थ चार्ट मैं बनाता हूँ तो मैं उसका बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, क्योंकि डिटेल्स एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की कुंडली। ये आप स्क्रीन पे उनके डिटेल्स देख सकते हैं। 23 जनवरी 1927 10:30 PM रात को 10:30 बजे का जन्म है पूना में। अभी मैं इनकी कुंडली ओपन करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सही कुंडली है, क्योंकि जो गूगल में जो टाइम अगर लिखा रहता है, ऑड टाइम लिखा रहेगा ना, जैसे 10:30 या ऐसा कुछ ऑड टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि सही टाइम है। क्योंकि अगर गूगल को किसी का भी टाइम नहीं पता होता है तो सेलिब्रिटी के टाइम में वो लोग 12 PM लिख देते हैं, मतलब मोटा मोटी 12 PM लिख देते हैं, और उसका चांसेस तो बहुत ही कम होता है ओरिजिनल होना। दूसरा ऑप्शन है कि इनकी जो कुंडली है ना, इनको हमको इनकी जो लाइफ के साथ में कंपेयर करके देखना है कि कितना रिजेम्बलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस आ रहा है, तो 90% से ज़्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि ये ओरिजिनल कुंडली है। अभी जब हम बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हैं तो सबसे पहले इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर जो असेट था वो था इनकी वाणी, इनकी जुबान, इनका कम्युनिकेशन। इनके कम्युनिकेशन में एक गजब का पावर था दोस्तों, गजब का। मतलब इन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। तो आप इनका डेट देखिए, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को। 23 मतलब 2 + 3 होता है 5, तो वहाँ से ही उनको बुध का प्रभाव मिल गया, ठीक है ना। जो फर्स्ट नंबर इनका आया 5, जो हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर। तो ड्राइवर नंबर इंसान का नेचर होता है, तो उनके नेचर में ही बुध नंबर का गुण आ गया था। लेकिन न्यूमरोलॉजी को मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, 10-15% ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो एक ब्रॉड टर्म है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 नंबर से बिलोंग करते हैं, उनकी वाणी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर उनकी कुंडली के हिसाब से सूक्ष्म तरीके से देखना पड़ता है कि वो और कितना उसमें प्रभाव है। तो यहाँ पे देखिए, अभी इनकी कुंडली को हम देख रहे हैं तो कन्या लगन की कुंडली। अभी कन्या लगन का मालिक फिर से हो गया मर्क्यूरी, तो 23 का जो टोटल हुआ वो भी मर्क्यूरी बुध ग्रह हुआ। कन्या लगन की कुंडली है क्योंकि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो फिर से ये ओवरऑल कुंडली का जो मालिक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असेंडेंट लॉर्ड लग्नेश, वो भी मर्क्यूरी। और तीसरा, इनकी कुंडली में मर्क्यूरी 5th हाउस में बहुत अच्छा राजयोग बना के बैठा है। हाँ, वो अस्त है सूर्य से, लेकिन 5th हाउस में होने से उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सूर्य यहाँ पे इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन एक बुध आदित्य योग की तरफ इशारा करता है। और अब ये सूर्य अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया, वो मैं थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा कैसे हो गया। और यहाँ पे शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो लक्ष्मी नारायण योग बहुत स्ट्रांग है। शुक्र यहाँ पे 9th हाउस का और धन भाव का लॉर्ड होकर 5th में बैठा है, तो बेहतरीन पोजीशन है शुक्र का। और बुध तो वहाँ पे लग्नेश बहुत अच्छा है ही। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में आप देख सकते हैं जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वहाँ पे राहु बैठा हुआ है 12 डिग्री का। 12 डिग्री का राहु दोस्तों, और 3 नंबर में राहु बहुत अच्छा माना जाता है, उच्च का माना जाता है। मिथुन राशि में राहु, लग्नेश बुध का भी मित्र, और यहाँ पे जो मिथुन राशि है वो बुध की है, तो बुध के राशि में राहु बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन पोजीशन पे। और ऐसे लोगों का जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, जो लाइफ में अचीव करने का जो एक जज्बा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जो आम लोग सोच भी नहीं सकते, वैसे ये लोग के सपने होते हैं और वैसे वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं लाइफ में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठा हुआ है बुध के राशि में। अभी हम और इसको आगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो 12 डिग्री का राहु है दोस्तों, और बैठा कहाँ पे, बुध के राशि में। अगर यहाँ पे बुध खराब होता ना
तो राहु यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे बुध 5th हाउस में बहुत अच्छा बैठा है, इसके लिए राहु भी बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि राहु का और केतु का एक कॉन्सेप्ट है कि ये लोग दोनों शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, तो इनका डिस्पोजिटर को भी देखना जरूरी है। डिस्पोजिटर मतलब जिस राशि में राहु बैठा है उसका मालिक कहाँ बैठा है, वो राशि का मालिक कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है, खराब बैठा है, और खराब बैठा है तो कितना खराब, अच्छा बैठा है तो कितना अच्छा, उस हिसाब से राहु का फलादेश किया जाता है। तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा हो गया, पॉइंट नंबर 1। 6 नंबर में चंद्र बैठा है। अभी चंद्र यहाँ पे बुध का अति शत्रु है, लेकिन लाभ स्थान का मालिक है, तो लाभ को लेके सर पे आ गया। अब ये इंसान को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कराता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा विचार कराता है, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग तो जरूर कराता है, लेकिन लाभ देने में भी कमी नहीं करेगा, भर भर के लाभ देगा। तो उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते थे, हर एक इश्यूज पे बहुत उनका सूक्ष्म दृष्टि होता था, और उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ भी उन्होंने मिला, क्योंकि चंद्र ने उनको ओवर थिंकिंग भी दिया और लाभ भी दिया, दोनों चीज दिया। तीसरा आप देखिए, जहां पे 8 नंबर लिखा है वहां पे शनि बैठा हुआ है 12 डिग्री का। अभी शनि फिर से बुध लग्नेश का अति मित्र है और तीसरा घर में बैठा है पराक्रम स्थान पे। तो यहाँ पे इस ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और कर्मठ बनाता है, मतलब वो पराक्रम से, मेहनत से कभी डरते नहीं है, और मेहनत से वो अपना भविष्य खुद लिखने वाले लोग होते हैं। और वो भी शनि जैसा या राहु जैसा प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में आ जाए। मैंने बहुत सालों पहले धीरूभाई अंबानी का कुंडली का विश्लेषण किया था, उनके तीसरे घर में राहु बैठा हुआ था, धनु लगन की कुंडली थी, शनि के घर में राहु था, और वो राहु की दशा में उन्होंने इतनी मेहनत की कि राहु ने उनको भर भर के सक्सेस, मेहनत के हिसाब से सक्सेस भी दिया। ठीक यहाँ पे हम सेम बातें बता सकते हैं कि शनि तीसरे घर में उनको बहुत हार्डवर्क कराएगा, और लग्नेश का अति मित्र होने की वजह से वो उनको उतना सक्सेस भी देगा और दिया। चौथे घर में केतु है। केतु यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी केतु यहाँ पे गुरु की राशि में बैठ के अच्छा ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका जो डेथ हुआ था वो केतु के दशा में हुआ था 2012 में, ठीक है ना। और केतु की दृष्टि जो होती है वो अपने से 5वें घर को देखता है, अपने से 7वें घर को देखता है, और अपने से 9वें घर को देखता है। तो केतु की जो पहली दृष्टि है वो 8वें घर पे जा रही है, जहां पे मंगल बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि केतु की दृष्टि मृत्यु स्थान पे है। और 2011, जहां तक मैं अभी आपको दशा दिखाऊंगा, चलो अभी दिखा देता हूं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे केतु की दशा है, नीचे से तीसरा, और चौथे में देखो 1 मार्च 2011 में बुध की दशा खत्म हो गई। नीचे से 4th 1 2 3 4 मर्क्यूरी मर्क्यूरी 1 मार्च 2011 में बुध की दशा खत्म हो गई, और वहां से उनकी केतु की दशा शुरू हो गई थी, और मेरे ख्याल से 2012 में ही उनका डेथ हुआ है। वो मैं आपको उसका फोटो दिखा देता हूं, ये देखिए, बराबर है। तो केतु की दशा में उनका डेथ हुआ था, और केतु की पूर्ण दृष्टि थी 8th हाउस पे, ठीक है। और उस टाइम पे तो वो बहुत ओवर एज भी हो गए थे, और उनको हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज थे। तो यहाँ पे केतु थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे केतु का एक पॉजिटिव बात यह था कि वो आध्यात्म का ग्रह होता है, स्पिरिचुअल ग्रह होता है, और गुरु की राशि में बैठा है, तो उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी थे। इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा धर्म को भी मानने वाले थे, और उन्होंने जो रुद्राक्ष पहना था, और वो कौन सा रुद्राक्ष पहना था और उनको उनका क्या प्रभाव हुआ, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में समझाने जा रहा हूं। अभी बात करते हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस में सूर्य यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड 5th पे आता है ना, तो इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि बाला साहेब ठाकरे ने एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष पहना था, जो कि किसी के पास भी अभी है नहीं। और वो एक मुखी ओरिजिनल, देखो एक मुखी जो अंडर डेवलप होता है ना, अंडर डेवलप, वो बहुत लोग को मिल जाता है, और वो भी बहुत कॉस्टली मिलता है, लाखों में जाता है। ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिनल नेपाली लाखों में जाता है। और वो अगर आप जो काजू दाना होता है ना, जो 1500-2000 का मिलता है, वो रुद्राक्ष नहीं है, वो भद्राक्ष है। उसका भी फोटो आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो है इसको आप एक मुखी रुद्राक्ष मत समझिए। ये बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी में कानून है
कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। आप जब ज्योतिष में मुंह खोल रहे हो ना, तो यह कॉन्सेप्ट शुड बी 1000% क्लियर। अभी यहाँ पे बहुत सारे सिद्ध माला होती है, और सिद्ध माला में ऊपर सब जो रुद्राक्ष लगाते हैं ना, वो नेपाल का होता है। 2 मुखी नेपाल, 3 मुखी नेपाल, 4 मुखी नेपाल, 5 मुखी नेपाल, 6 मुखी नेपाल, मतलब 14 मुखी तक सब नेपाली रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन 1 मुखी जो रुद्राक्ष लगता है नीचे, काजू दाना बोलते हैं उसको, वो नेपाल का नहीं होता, वो साउथ इंडिया का होता है, 1500-2000 का होता है। क्यों? क्योंकि 1 मुखी अवेलेबल ही नहीं है। वो एक ही था, बाला साहेब ठाकरे के पास था, और उन्होंने उसके सूर्य को एक गजब का ऊर्जा दे दिया, गजब का ऊर्जा। मतलब ये नेगेटिव सूर्य को, वैसे तो कोई भी नेगेटिव प्लेनेट पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन 1 मुखी ओरिजिनल, और यहाँ पे सूर्य में बहुत ज्यादा पावर ना होने से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। प्लस वो सूर्य सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो गया, वो बुध को लेके पॉजिटिव हो गया, क्योंकि बुध आदित्य योग को पूर्ण एक्टिव कर दिया वो 1 मुखी ने, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। अभी आपको मैं बोलूँ ना कि कोई करोड़ रुपये में भी वो चीज नहीं लेके सकते। और जहां तक मैंने सुना है कि उनके डेथ के बाद में वो आलोप हो गया। आलोप का मतलब होता है कि जहां तक मैंने सुना है कि उनके घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। समझा कि नहीं? तो उनके वो ऐसा आप समझ लीजिए कि वो रुद्राक्ष सिर्फ उनके लिए ही था, ये अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वो रुद्राक्ष ने उनके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस, गजब का अथॉरिटी, गजब का कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उसने शुक्र और बुध दोनों को एक्टिव कर दिया, जो उनके लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा सुख सुविधा भी लेके आया और गजब का कम्युनिकेशन पावर भी लेके आया। शुक्र और बुध को एक्टिव करके और सूर्य को एक्टिव करके तो गजब की अथॉरिटी तो उनमें थी। तो उनके जितने भी भाषण देना, वो सिर्फ वही बोल सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस है। दूसरा कोई भी, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी वो लेवल पे कॉन्फिडेंस पे नहीं बोल सकता था भाई, क्योंकि वो एक गजब का ऊर्जा उनको रुद्राक्ष मिला था। और ये बात तो परम सत्य कि उनका भाषण सुनने के लिए लोग कहाँ से आते थे। अभी यहाँ पे दूसरी बात है कि क्या अभी ये जो मैं 1 मुखी की तारीफ कर रहा था, क्या कोई भी पहन सकता है क्या उसको? नहीं। अभी आप बोलोगे यार हम भी कहाँ से ढूंढते हैं, पहली बात तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता। दूसरी बात कि वो 1 मुखी कुंडली को देख के पहनना है। अभी आपकी कुंडली में वो योग नहीं है 1 मुखी पहनने का। कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी सेमी प्रेशियस, कोई भी प्रेशियस स्टोन आपको कुंडली के अनुसार ही पहनना होता है। आप कुछ भी उठा के नहीं पहन सकते। और मैं जो लाइव आता हूं एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं हर रोज 4 से 5 लोग का गलत रेमेडीज निकालता हूं। गलत स्टोन पहन के जिंदगियां बर्बाद कर लिए, गलत रुद्राक्ष पहना है। अभी रुद्राक्ष अगर आप गलत पहनोगे ना, तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएगा, लेकिन बहुत कम। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहनना है, अगर उसने पहना तो उसको नेगेटिव रिजल्ट्स तो अवश्य आएगा, लेकिन कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। समझा बात को? आएगा जरूर, कम आएगा। लेकिन अगर उसने गलत स्टोन पहना है तो फिर तो भाई बंटा धार हो गया, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको समझो कि पुखराज नहीं पहनना और उसने पहना तो जिंदगी बर्बाद। उसके लिए मैं आपको एक लिंक भी दिखा रहा हूं। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और ये शिवसेना के ही है, शिवसेना के ही मेंबर है ये भाई साहब। इन्होंने पुखराज पहना था और मेरे कांटेक्ट में है, तो मैंने बोला भाई आपने पुखराज गलत पहना। ये वीडियो पूरा देखना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप यार, मेरा एस्ट्रोलॉजी है ना 1000% ओरिजिनल होता है, लेकिन क्या है, पब्लिक को है ना ओरिजिनल चीज नहीं चाहिए। पब्लिक को खाली ये चाहिए कि उनको अच्छा बोले, और उनको ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी और ओरिजिनल रिजल्ट समझ में नहीं आता है, कोई कितना भी समझे। और ये प्रूफ है, ये मैं इतना 4-5 साल से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना काम में लगा हुआ हूँ। अपने 440 के ऊपर क्लाइंट है, और जिसको भी मैंने रेमेडीज दिया उनको रिजल्ट्स है। उसके बहुत सारे फीडबैक वीडियोस भी है, और इसमें पेड प्रमोशन नहीं है, ओरिजिनल दिल से निकले हुए फीडबैक है। और ये शिवसेना मेंबर का जो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये भी दिल से, इनको रिजल्ट्स आया मेरे रेमेडीज से। इन्होंने बोला मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मतलब गिफ्ट मत दो, आप ये वीडियो, आप एक मार्गदर्शन, जो मेरे दूसरे क्लाइंट है उनको एक मार्गदर्शन, एक बेंचमार्क हो कि पता चले कि भाई ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो आप अपना व्यूज, अपना अनुभव मेरे से मिलने के बाद में और मेरे रेमेडीज से बाद में क्या हुआ वो बताओ, तो जरूर देखना। अभी बात करते हैं इनकी दशाओं की। तो दोस्तों, इनकी जो दशा मैं अभी चालू कर रहा हूं, ये देखिए, इनकी जो दशा गुरु है, ऊपर से 1, 2, 3, 4, उसके अंदर मैं जा रहा हूं। और गुरु में जो बुध है ऊपर से तीसरा, तो 1963 से फरवरी 1966 तक गुरु में बुध था। गुरु एक इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लेनेट है, ठीक है। 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, और बुध तो इनका लग्नेश है। तो जब गुरु में बुध था तभी इनके लाइफ में बहुत ही मेजर चेंजेस आया है।
और इनका जो शिवसेना का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1966 में ही हुआ था। हाँ, वो फरवरी के बाद में हुआ था, लेकिन फॉर्मेशन का सब तैयारी और वो सब फरवरी 1966 के पहले सब डन हो गया था। ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो शिवसेना का जो एक फॉर्मेलिटी के लिए हम जो बोलते हैं ना फॉर्मेशन हुआ, दैट वाज आफ्टर फरवरी 1966। उसका डेट आप मैं स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो उनका पूरा संगठन का जो लोगों को जो बहुत ही प्रभावित किया वो सब 63 से 66 का जो पीरियड था, जो गुरु में बुद्ध था। फिर एक समय ऐसा आया था इमरजेंसी में कि इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि यार जो भी ऐसी पार्टी फॉर्म हुई ना वो सबको बंद करो। यह आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक पिक्चर आया था ठाकरे, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहेब ठाकरे का रोल किया था, बहुत अच्छा पिक्चर था। तो उसमें भी ये चीज़ दिखाया है डेट के साथ में कि बाला साहेब ठाकरे इंदिरा जी से मिलने गए थे और उन्होंने उनको कन्विंस किया कि यार मेरी पार्टी कितनी सही है और कितना अच्छा है देश के लिए और ओवरऑल। तो इंदिरा जी कन्विंस हो गई थी। तो वहाँ पे भी उनका कम्युनिकेशन का पावर दिखता है, तो उसके अंदर कोई दौरा ही नहीं है। तो दोस्तों ये उनकी कुंडली थी। अभी इसके अंदर और एक बात बता दूं कि उनका मंगल का एक प्रेडिक्शन रह गया। मंगल उनका मांगलिक दोष बना रहा है, लेकिन वो मंगल मांगलिक दोष तो बना रहा है, लेकिन वो स्वराशि का मंगल है। और देखिए बाला साहेब ठाकरे जब से इनका शिवसेना का काम चालू हुआ तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि कर्मठ है, शनि के तीसरे घर में होने से बहुत हार्ड वर्किंग है। तो मैरिड लाइफ पे मे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, लेकिन वो स्वराशि का मंगल होने से उनका मैरिड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने दिया उसने। ये मंगल भी अष्टम स्थान का है, मांगलिक दोष बना रहा है, लेकिन मेष राशि में अपने ही घर में बैठने से डैमेज को बहुत ही हद तक कम किया। तो ये उनकी ओवरऑल कुंडली का विश्लेषण था दोस्तों। कोई भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। मैंने जितना भी सेलिब्रिटी का विश्लेषण किया है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और सबका जितना मुझे याद आ रहा है बता रहा हूँ। हर्षद मेहता का मैंने किया था, बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस था। हर्षद मेहता का भी जो डेथ हुआ था वो केतु के दशा में ही हुआ था, और उससे पहले उसकी बुध की दशा बहुत अच्छी थी। कम्युनिकेशन स्किल्स उसका भी बहुत अच्छा था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। धीरूभाई अंबानी का मैंने थोड़ा सा समझाया, उनका भी लिंक दे रहा हूँ। गोविंदा जी का इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों आया उसका भी मैंने डिटेल में समझाया। अमिताभ बच्चन जी का जो एक्सीडेंट हुआ था स्टमक से रिलेटेड, वो क्या पूरा स्टोरी था और बाद में वो कैसे उनसे उभरे, वो पूरा लॉजिक से मैंने डिटेल में समझाया है, तो ज़रूर देखना। इसके अलावा भी बहुत सारे सेलिब्रिटी, अभी तो तानिया मित्तल का मैंने रिसेंटली बनाया था और अभी उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। उसको भी मैंने बहुत लॉजिक से समझाया कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें इतना झूठ क्यों बोलती है अकॉर्डिंग टू हर बर्थ चार्ट। उसके बाद में और कौन है भाई, हाँ बस, और अभी कोई रहा तो मैं लिंक में बाद में लिख के डाल दूंगा। तो ये अभी यहाँ पे मैं बहुत ही महान सेलिब्रिटी हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का कुंडली विश्लेषण समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल सब बातें मैंने कवर की है। और लास्ट में जाते जाते एक बात कि वो जो एक मुखी रुद्राक्ष इनके पास था ना, वो उनके लिए और उनके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उनके कुंडली के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो चीज़ आज किसी को मिल भी नहीं रही है। और पब्लिक सीधमाला में वो काजू दाना और नेपाल का भी जो मिल रहा है वो अंडर डेवलप मिल रहा है। तो ये उनको एक बोलते हैं ना कि एक सुप्रीम आशीर्वाद दिया गया था, और उनके लिए ही रुद्राक्ष था, क्योंकि उनके डेथ के बाद मिला ही नहीं किसी को, मतलब वो उनके लिए आया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई भी स्टोन, कोई भी रुद्राक्ष या कोई भी सेमी प्रेशियस स्टोन भी ऐसे ही अपने अजम्पशन पे या किसी पोंगा पंडित के बोलने पे मत पहनो। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से अच्छे से सलाह लो, और मेरे से सलाह लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का रोस्ट वीडियो भी बनाता हूँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग चैनल को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी को आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, और जितना हो सके हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करिए, तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस आपके समक्ष ला सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।